थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कल वाले टॉपिक को, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मेहनत दोबारा लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत दोबारा जरूर लगेगी, लेकिन आप तक यदि टॉपिक अच्छे से पहुंच गया। अच्छा, विनय रनिंग करके भी आगे, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो यदि भले ही टॉपिक टाइम लगेगा, लेकिन यदि मेरे द्वारा रिवाइज करने से आपको यदि समझ में आ जाता है तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। कल वाला टॉपिक फिर से लेते हैं, नहीं? लेकिन आज थोड़ी इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्या था, एक थीटा एंगल था और एक अल्फा एंगल था। थीटा किस किस के बीच का था एंगल? एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल, याद है ना? प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का। और दूसरी सिचुएशन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर, या यूं कहिए बी वेक्टर एंड एन कैप। ये दो एंगलों को लेके चलने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने कुछ सिचुएशन दी थी। अब बेटा आप शांत रहिए, नहीं अब अपना डाउट हो तब। ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये रही मेरी एक कॉइल, ये कॉइल है, ठीक है। कल वाला दोबारा बस फटाफट फटाफट बताएंगे, ठीक है। ये कॉइल है और इसमें यूं करके करंट है, ये करके करंट दौड़ रही है। तो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए फटाफट थीटा कितना है इस फिगर में? ये मान के चलो दोबारा ही पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कन्हैया। थीटा यानी एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी से बोलो बेटा और लोग भी कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी वो थीटा तो है 0। चलो फिर एक और तरीके से सिचुएशन डिस्क्राइब की जाती है, एक और सिचुएशन से डिस्क्राइब की जाती है। इसका एम वेक्टर, एम वेक्टर किधर आया था? इनवर्ड आया था। करंट को देखो यूं करके, उंगलियां यूं घुमाओ, एम वेक्टर अंदर आया था, ये क्रॉस एम वेक्टर, या यूं कहिए एन कैप नॉर्मल, वो अंदर आया था। तो एम वेक्टर और बी वेक्टर, उंगलियां देखना, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को अल्फा बोलना है। तो अल्फा देखा जाए तो कितना हो गया? एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी सिचुएशन ये दी थी मैंने, एक एग्जांपल मैंने ये दिया था कि सपोज करो इस गेट को खोल दूं मैं कॉइल को घुमा के, तो ये फिगर ऐसे दिखने लग जाएगा। यूं करके गेट खोल दूं तो ये कॉइल ऐसे दिखने लग जाएगी। कॉइल का ये वाला पार्ट वाई एक्सिस पर है, कॉइल की ये वाली आर्म वाई के पैरेलल है, कॉइल की ये वाली आर्म खुद जेड एक्सिस पर है, ठीक है। मतलब पहले ये कॉइल एक्स वाई प्लेन में थी, अब ये कॉइल वाई जेड प्लेन में हो गई। करंट मैंने चेंज नहीं करी है, ऐसे ही देखो वाई वाले, यदि मैं इसका नाम शायद पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये कॉइल का नाम है, तो पी इस वाले पॉइंट का नाम है, क्यू वाला एंड घूम गया ये रहा, ठीक है, पी क्यू, और क्यू के नीचे वाला आर और ओरिजिन पे रखी हुई एस, मतलब ये वाली जो आर्म है वो पी एस है, तो इसको घुमा दिया। तो बेटा इसके संग जो शादी हुई है एम वेक्टर की, वो भी घूम गया होगा, एम वेक्टर भी घूम गया होगा कि नहीं बोलो? जो अंदर था सोचो फील करके कि कल ऐसे करके छेद करा था, ये जो दिख रहा है ना, इस समय जो सेकंड फिगर है वो ये है, सेकंड फिगर है वो ये रहा, सेकंड फिगर एम वेक्टर ये दिख रहा होगा थोड़ा और आगे ऐसे, और फर्स्ट फिगर में ये ऐसे, इस पीछे को मत देखना, इसको देखना नुक को, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी मैंने नहीं छेड़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी एज इट इज है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस फिगर में एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल है वाई जेड और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस, तो प्लेन वाला एंगल तो बन गया थीटा, जिसे 90 डिग्री। और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उस हिसाब से अल्फा कितना है? देखो एम वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, लंबी लंबी लाइन है जो 3 बननी है वो बी वेक्टर है, और ये छोटा सा एम वेक्टर ये हो गई है एन कैप, यानी अल्फा इस वाले फिगर में 0 डिग्री बन है। ये सिचुएशन समझ में आने लगी? कॉइल ऐसे भी पड़ी हो सकती है, कॉइल ऐसे भी पड़ी हो सकती है, लेकिन एक अच्छा केस वो है जब मैं एक जनरल केस पढ़ा रहा हूं। जनरल केस देखेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं,
ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको, जू, ठीक है। होपफुली कि इतने फिगर में तो शायद ये रिकॉइल, क्योंकि ये मेन फिगर है। अब ये कॉइल फील आ रहा है कैसे रख दी मैंने, ये कॉइल मैंने इसको गेट, इस वाले और इस वाले गेट के रेस्पेक्ट यानी बीच में रख दिए। ये गेट पूरा देखो, ये गेट बंद है ऐसे मान लो, ये पूरा खोल दिया है, ये बंद है, ये पूरा खोल दिया है, ये बीच में समवेयर रख दिया है, ठीक है। अब नहीं, एक्सजेड प्लेन भी नहीं है, ये नहीं है बेटा, एक्सजेड प्लेन नहीं है दीपक, नहीं समझे। अब एक बीच बीच में ऐसी बातें करके दिल दुखा देते हो, ऐसा लगता है देखो मैं दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूं ना, आप भी दोबारा, ठीक है। ये कॉइल को बीच में रोटेट करके, ये जो था पहला फिगर, दूसरा फिगर एग्जैक्टली मेरे देखो, मेरे सीने से देखना रेस्पेक्ट, पहला फिगर, दूसरा फिगर ये रहा, और तीसरा फिगर जो रेंडमली है वो ऐसे ऐसे। आप अपने हाथ में कॉपी लेके फील कर सकते हो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी एज इट इज ही है, तीन लाइन बना दी मैंने, ज्यादा नहीं कर रहा बसड़ में, तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, इसी से काम चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बताना मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का एंगल ना तो 0 डिग्री दिख रहा होगा ना 90 डिग्री दिख रहा होगा। अच्छा एक मिनट, यदि मैं ये जो फिगर है, ये जो इसमें भाई साहब एन कैप निकल रहे हैं, है ना, एन कैप ये वाला है, इसमें मैंने पहले फिगर में ये अंतर है देखो इनवर्ड, दूसरे फिगर में ये जो नीचे दूसरा इसमें इधर है, तीसरे फिगर में जो गेट मैंने थोड़ा सा ऐसे कर रखा है, तो एन कैप थोड़ा सा तिरछा है ना, यानी अब मैं दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, चलो यहां दिखा भी दूं तो देखो दिख रहा है एम कैप, एन कैप या एम वेक्टर, उसके बजाय यहां दिखाऊंगा ना तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। देखेंगे अभी। अच्छी बात यह है कि डेरिवेशन भले ही नहीं आएगा आपके लिए। ये एंगल थीटा है, ये लाइन बी वेक्टर की है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बड़ा वाला था, हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं। अब एम वेक्टर जो अंदर ऐसे खिसक गए, ऐसे ये इसके पैरेलल मैंने यहां बना दिया कहीं, क्योंकि नॉर्मल तो कहीं भी डाल सकते हो ना भाई, आपको मैंने नॉर्मल इसमें बीचों बीच डाला, इसमें बीचों बीच डाला, तो इसमें भी बाकी बीचों बीच डालोगे तो एम वेक्टर ये रहा, यही नॉर्मल मैंने यहां भी डाल दिया, तो एम वेक्टर एक्चुअली इसमें थीटा और अल्फा बगल बगल में दोनों दिख रहे हैं, थीटा भी दिख रहा है और अल्फा भी दिख रहा है। और आप ये बात याद रखेंगे, सिचुएशन कोई सी भी हो, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। चलिए होपफुली कि ये फिगर याद आ गया। करंट यदि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, सेम सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहा हूं, यदि करंट ऐसे जा रही है, फिर ये करंट ऐसे जाएगी, दिख रहा है करंट का एरो मायने रखता है बेटा यहाँ, फिर करंट ऐसे जा रही है, और फिर ये करंट ऐसे ना जाके ऐसे ले लेता हूं ये। तो आपको कल भी बताया था कि, चलिए अभी बताता हूं, ये यहां तक समझ में आ गया, ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है, प्लेन के संग थीटा एंगल बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के संग उसका अल्फा एंगल बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था टुकड़े कर करके आप एक हम एक टॉपिक क्योंकि ये पढ़ चुके हैं कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ एल है इतनी, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये कितनी फोर्स महसूस करता है, आई एल बी साइन थीटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम आई एल क्रॉस बी का इस्तेमाल करेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं 4 बार लगाऊंगा, एक बार वायर पी क्यू, भाई मुझे इस पूरे सिस्टम का हाशिर निकालना है कि इस पूरे सिस्टम पे क्या असर पड़ रहा है, हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से। ये वाला वायर भी ठीक है, ओवरऑल पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, लेकिन अब पी क्यू वायर को देखो, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये वाला वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये वाला वायर भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, चारों वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे।
चलिए तो पी क्यू वायर को देखते हैं, पी क्यू है ना, फोर्स ऑन पी क्यू, फोर्स ऑन पी क्यू, उसका नाम मैंने F1 दे दिया, चाहे तो आप एफ पी क्यू भी लिख दो, एफ लिख के पी क्यू लिख दो। चलिए अब बताइए वो फोर्स कितनी महसूस, अच्छा हाँ, इस कॉइल की जो डायमेंशंस थी, ये वही कॉइल है, बस थोड़ा जूम करके, इस कॉइल की जो डायमेंशंस थी दोबारा लिख देता हूं। ये जो कॉइल थी इसकी ये वाली साइड बी है और ये एल है ना, एल और बी, यानी पी क्यू आर एस, पी क्यू की लेंथ कितनी है यानी बी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। अच्छा करंट तो, क्योंकि करंट मैंने आई यदि यहां शो कर दी तो यही करंट तो दौड़ रही है सब में, यही करंट तो दौड़ रही है सब में, आई इसमें आई इसमें आई इसमें, तो बताइए ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं कि जब कोई करंट कह रहे, एक्टिंग करो अर्जुन बन गए यार, आपको सिर्फ पी क्यू वायर में ये नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, कितनी करंट है उसमें आई, कितनी लेंथ है उसकी, बताइए पी से क्यू तक की लेंथ बी, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है बी, साइन। अब ध्यान रखना, भले ही मैंने यार थीटा अल्फा कुछ बोला है, लेकिन मुझे यहां तो एंगल आई एल और बी के बीच में चाहिए ना, जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं इस फॉर्मूले की सुनूंगा, मुझे आई एल और बी फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो करंट ये रही और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो जब आप जिस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो उस फॉर्मूले की सुनिए, तो बताइए करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे अब डायरेक्शन के लिए, थोड़ी सी उंगलियां यू करनी पड़ जाएंगी आपको, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्योरली उधर है लेकिन करंट एग्जैक्टली जेड एक्सिस की ओर नहीं है। हाँ इस वाले में, इस वाले सेकंड फिगर में उंगलियां करूं तो देखो ये वाली उंगली प्योर मैग्नेटिक फील्ड की ओर आ रही है और ये वाली उंगली पी क्यू वायर को देखो करंट बाकी बाहर है, करंट बाकी बाहर है, तो यहां तो प्योर हो गया, लेकिन उस वाले फिगर में पी क्यू वायर थोड़ा सा तिरछा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंगूठा अब भी ऊपर आने वाला है, थोड़ा बस अंगूठे का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पे जब हमने फोर्स निकाली तो ये F1 ऐसे आई, दिस इज F1, F1 वेक्टर। तो फिगर में कई सारी चीजें हैं तो इसलिए धीमे धीमे देखना तो पड़ेगा। F1 किधर आई ये फोर्स, अपवर्ड, ठीक है। अब आते हैं फोर्स ऑन आरएस वायर, मैंने करंट के फ्लो में आरएस लिख दिया, उसकी फोर्स को नाम मैंने F2 लिख दिया, वही करंट, मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, वही करंट वही लेंथ वही मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो रूल है, अब मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए, किस किस के बीच में, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा, अच्छा ये बताइए, ये एंगल थीटा था, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा ही तो होगा, ये एंगल थीटा ही तो होगा, ये सब थीटा ही तो होते। लेकिन मैं थीटा लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, लेकिन मुझे तो जो फॉर्मूला इस समय एक्शन में उसकी सुननी है ना। ये कह रहा है मैं तो आई एल और बी के, मतलब करंट और बी के बीच में लूंगा, तो करंट का एरो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का एरो ऐसे जा रहा है, तो आपको रूल के हिसाब से ये वाला एंगल चुनना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा, रूल ध्यान है ना, दो वेक्टरों के बीच का ये वाला एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें करंट का एरो देखो ऐसे जा रहा है इनवर्ड, इस पॉइंट पे जाके वो इनवर्ड है, और ये वाला बी वेक्टर तो आउटवर्ड है, तो या तो दोनों वेक्टर इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, तो इस लिहाज से ये वाला एंगल नहीं ये, लेकिन 180 माइनस थीटा से पाप आपके क्या दोगे, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, प्लस रहता है, तो ये आया आई बी बी साइन थीटा। उंगलियों का इस्तेमाल करिए, उंगलियों का इस्तेमाल करोगे, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इधर नहीं है, करंट है अंदर, तो अंगूठा आ रहा है नीचे, ये भी ठीक है ना, ये F2 ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये फोर्स डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी देर सोचते काम करते हैं, यदि ये कॉइल है ऐसे पड़ी हुई है, जिसपे मैंने ऊपर वाले ऐसे पड़ी हुई है, सॉरी ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे जा रहा है ऊपर वाला हिस्सा, अब मैंने ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से पे तो काम पूरा कर ही लिया ना, इन पे भी करना है लेकिन कर लेंगे साइड वाली। अब इस पे फोर्स आ रही है ऊपर, इस पे आ रही है नीचे, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, और कमजोर कोई नहीं है, वैल्यू देखो F1 भी आई बी बी साइन थीटा और F2 भी आई बी बी साइन थीटा, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये तो कैंसिल हो गई। और अगेन अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो फोर्स है ना, जैसे पी क्यू वायर ऐसे बनना है, मैं केवल पी क्यू वायर को बनाऊं, बेटा पी क्यू वायर ऐसी तो बनना है,
क्रॉप करूं तो पीक्यू को, ये जो फोर्स मैंने दिखाई है, सच्चाई ये है, ये फोर्स पूरे वायर पर है, अपवर्ड 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 अपवर्ड, ये चीज ध्यान रखना, ये फोर्स पूरे वायर पर है। भले मैंने एरो एक जगह दिखाया है, लेकिन ऐसे फिगर बनाऊंगा तो साला हम और आप तो बाबरे हो जाएंगे। वायर का एक एक हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में है ना, पी से लेके क्यू तक करंट दौड़ रही है, पी से लेके क्यू तक पूरा वायर मैग्नेटिक फील्ड में, तो पी से लेके क्यू तक हर पॉइंट अपवर्ड फोर्स महसूस करेगा। मैंने एरो यहां बनाया है, इसका कभी मतलब नहीं है कि केवल इतना पॉइंट फोर्स महसूस करेगा। ये बात दिमाग में आती है नहीं आती? ठीक है, यानी वही चीज जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू 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 बनाई है, यहां से यहां नहीं बनाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो पीक्यू वायर पूरा ऊपर उठना चाह रहा है, और ये जो एसआर वायर है, देखो एसआर वायर को ऐसे तो बनना है, आर एस ऐसे, उसमें करंट ऐसे जा रही है, उसमें मैंने भले एरो यहां दिखाया है, लेकिन F24 डाउनवर्ड पूरे वायर पे डाउनवर्ड है। ठीक है, फिगर गंदा ना हो इसलिए कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अब बताइए, ये पूरा वायर ऊपर फोर्स महसूस कर रहा है, ये पूरा वायर नीचे, तो ये सारी फोर्सेस कैंसिल हो गई क्योंकि इक्वल थी, अपोजिट थी। अब देख रहे हैं टॉर्क में क्या कंट्रीब्यूशन है। यार जिस तरीके से फोर्स लग रही है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है या नहीं? लाइन ऑफ एक्शन सेम है। समझिए बेटा, कब से टॉर्क पढ़ रहे हो आप? जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होंगी तो टॉर्क पैदा ही नहीं हो सकता। ये देखिए, ये रॉड है, इस पर एक फोर्स ऐसे लगाऊं और एक फोर्स उतनी इधर लगाऊं, तो क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मेशन कर सकती है, लेकिन नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अब वही दो फोर्सेस एक ऊपर लगा दूं तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे जाएगी, और एक यहां लगा दूं, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी। इक्वल और अपोजिट है, लेकिन लाइन मैच नहीं कर रही, अलग अलग लाइन में चल रही है, तब टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, तो क्या ये दो फोर्स टॉर्क पैदा कर पाई? नहीं कर पाई, ये दोनों फोर्स टॉर्क नहीं पैदा कर पाई, तो टॉर्क में कंट्रीब्यूशन जीरो। चलिए, फोर्स ऑन, दो वायर और रहेगा ना, फोर्स ऑन, शुरुआत कर लेते हैं कहां से, एस पी, फोर्स ऑन एस पी, उसका नाम मैंने F3 दे दिया। फिर से वही फॉर्मूला एक्टिंग करेंगे अर्जुन बन के कि ये वाली फिजिक्स लगानी है कि करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है ना, तो कितनी करंट है, आई, लेकिन इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, आई एल, किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो यूनिफॉर्म में तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बी 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 होगा, बी आई एल बी। साइन किस किस के बीच का एंगल चाहिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, करंट ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये ना, साफ दिख रहा है ये तो एंगल। और बताऊं लॉजिकल आर्गुमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, और ये वायर रखा है वाई एक्सिस पे 90। तो वैसे भी यदि किसी को केवल ये बातें बोलूं ना कि वायर रखा है वाई एक्सिस पे और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स, तो वो समझ गया 90 है। आई एल बी साइन 90, साइन 91 होता है, समझ गए। अब ये बताइए, उंगलियों का इस्तेमाल इसमें इजीली भी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट बताइए किधर जा रहा है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करिए, बताइए मैग्नेटिक वो जो फोर्स लगेगी F3, जी हाँ इनवर्ड। और अब इनवर्ड, इस फिगर में इनवर्ड का मतलब क्या है, जब मैं फिगर में एक्सिसों को लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने जेड और वो माइनस जेड बना दी, ये माइनस जेड है, ठीक है। तो बताइए, आपने उंगलियों का इस्तेमाल किया तो फोर्स इनवर्ड आ रही है ना, क्रॉस। आप इस बार, वैसे तो क्रॉस बिल्कुल लीगल है, लेकिन थोड़ा और अच्छे से इंप्रेशन जाए, अब थोड़ा और फील कर पाओ, तो मैं इनवर्ड भी बना रहा हूं, और ये इनवर्ड ही तो है, क्योंकि जब जेड एक्सिस में ऐसे बना चुका हूं और आप इसको इनवर्ड फील कर रहे हो, इनवर्ड ऐसे फील करनी है जेड, भले ऐसे बनाइए, और भले ही पॉजिटिव जेड ऐसे बनाइए, लेकिन ऐसे नहीं फील करनी, आउटवर्ड फील करनी है। तो ये इधर गया, ये फोर्स, ये वाली फोर्स इधर गई, तो मैंने दोनों चीजों का इस्तेमाल कर लिया आपको समझाने के लिए। इस बार एरो थोड़ा इंप्रेसिव है, इस वाले को हटाओ, एम वेक्टर को, ठीक है, वो ऊपर खिसका दी। ये क्या नाम है, इस फोर्स का नाम F3, ये F3 फोर्स है, किधर है ये, इनवर्ड या नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर, दोनों वर्ड को यूज कर सकते हो, इनवर्ड या टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, ये फोर्स इनवर्ड आ गई। चलिए अभी एक वायर और रह गया, फोर्स ऑन क्यू आर F4, आई एल भी साइन थीटा लगाऊंगा, करंट उसमें आई है, उसकी लेंथ L है, बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वो भी साइन 90 दिख रहा होगा। उंगलियों का इस्तेमाल करोगे, करिए, करंट नीचे जा रही है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अंगूठा आप देखिए, मैं रोकू यहां पे,
देखो ये वाली उंगली जिसे मैं फिलहाल फ्लक्चुएट कर रहा हूँ करंट की ओर होनी चाहिए और करंट की ओर है। ये वाली उंगली जिसे फ्लक्चुएट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की ओर होनी चाहिए, वही है, अंगूठा बाहर आ गया। ये किस चीज की डायरेक्शन है जो अंगूठा बाहर आ गया? F4 की, यानी आउटवर्ड डॉट, यानी ऐसे भी बना दिए दोनों। थोड़ा सा इंप्रेशन आ गया है इसमें और कुछ नहीं। अब आप F3 और F4 के कारनामे देखिए, इन दोनों से क्या लगता है क्या कारनामा है? फिगर, टेंशन मत लो, अब इस फिगर में मुझे नहीं लगता कोई और हरकत ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो ये वाली फोर्स आई आउटवर्ड, ये वाली फोर्स क्या आई? आउटवर्ड, ठीक है, ये आउटवर्ड है। अब आप बताइए, जितनी ये है ILB, जितनी ये है ILB, तो कैंसिल, और इनवर्ड आउटवर्ड कैंसिल हो गई। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो ये हो गया कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितनी हुई। यदि नेट फोर्स निकालू तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन सबका सम नल वेक्टर आया। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, नल वेक्टर। एक नंबर का क्वेश्चन। ध्यान करो, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था। अच्छा, ये मैग्नेटिक डायपोल भी है, याद रखना, ये मैग्नेटिक डायपोल भी है। कल बताया था नाई, NAI, नाई, जब करंट कैरिंग कॉइल होती है वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल होती है, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल, तभी तो इसका M वेक्टर जा रहा है ऐसे साउथ टू नॉर्थ। तो जब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था तो उस पर भी नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो, सॉरी नेट फोर्स जीरो था, नेट फोर्स जीरो था, इस पर भी नेट फोर्स जीरो है। अब बातें आते हैं नेट टॉर्क। तो इन दोनों का तो कंट्रीब्यूशन टॉर्क में था ही नहीं, लाइन ऑफ एक्शन सेम था, मैंने ऐसे खींच के दिखाया, ऊपर थी फोर्स नीचे थी फोर्स, कैंसिल करके। लेकिन इस पर एक फोर्स, सपोज करो एक कॉइल ऐसे रखी हुई है कॉइल, एक फोर्स इस वाली यहां पर इनवर्ड मारू, मैं ऐसे इनवर्ड मारू और इस पे आउटवर्ड मारू, तो पता ना ये रोटेशन का सीन आ गया नहीं आ गया। और ये जिस तरीके से रोटेट हो रहा है, यू रोटेट होके यहां तक लाएगा रोटेट कराने, जैसे वो डायपोल रोटेट कराना चाह रहा था। अच्छा, किसी को याद है टॉर्क बराबर P क्रॉस E आया था, और उस समय क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन नहीं कराया था मैंने, उस समय क्रॉस प्रोडक्ट का रिवीजन तो 3rd यूनिट में कराया मैंने। तो मैंने टॉर्क की डायरेक्शन को बताने के लिए एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये थी, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज सच, इट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन P वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। ये P वेक्टर को देखो, ये था सीन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये P वेक्टर था। अब इस पे टॉर्क ऐसे आ रहा था, ऐसे, क्योंकि इसके इस एंड पर फोर्स इधर थी, उस एंड पे फोर्स इधर थी। तो ये चाह रहा था कि मैं, अब बताओ, जब ये टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज, सोली समझना, क्लॉकवाइज चाह रहा है, चलो ये टॉर्क अच्छा खासा है तो ये सफल हो गया, तो जब सफल हो जाएगा तो P वेक्टर ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आते ही टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि नई घोड़ी नई चाल, PE sin थीटा, PE sin जीरो, टॉर्क जीरो। तो टॉर्क दुनिया, ये वाले जो टॉपिक होते हैं इसमें टॉर्क ये इसको अलाइन करना चाह रहा होता है, अलाइन करते ही टॉर्क जीरो। तो कौन कौन अलाइन हो गए? M वेक्टर, P वेक्टर और E वेक्टर अलाइन हो जाते हैं, P और E। यहां P का रोल कौन प्ले कर रहा है? M। P का रोल, और देखना यही फॉर्मूला आएगा, बिलीव मी, फॉर्मूला तो आपको पहले से ही तैयार है, पहले से। तो यहां टॉर्क को फील करिए कि टॉर्क इस तरीके का है या नहीं, कि वो M वेक्टर को B वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। चेक करिए, देखो ये वाला वो फिगर है जिसमें M वेक्टर B वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन है। ये वाला फिगर देखिए, M वेक्टर और B वेक्टर ऑलरेडी अलाइन है। आप यहां फील करिए, मैं यहां फिगर गंदा कर रहा हूं, अब गंदा कर रहा हूं, लेकिन कुछ दाग अच्छे होते हैं ना। इस पे फोर्स ऊपर आई थी, इस पे फोर्स नीचे आई थी, तो ये तो कैंसिल हर परिस्थिति में करेंगे, यहां पे भी करेंगे। ये वाली फोर्स जो थी F1 और F2, इनका तो टॉर्क में कभी योगदान रहना ही नहीं है। लेकिन इस वाले फिगर में इस पे फोर्स थी इनवर्ड, देखना नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर, और इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर। आप इन दोनों फोर्सों को फील करिए। इस वाले फिगर में इन दोनों फोर्सों का भी लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो चुका है? सेम हो चुका है। देखिए ये वाली फोर्स नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर ही दिखाई है मैंने, क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस ही आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये वाली फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर आएगी। तो इस वाले फिगर में क्या दिख रहा है आपको?
इस वाले फिगर में क्या दिख रहा है कि यार जो दो फोर्स यहां टॉर्क पैदा करने की जुगाड़ में दिख रही है, यहां पे क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि इन दोनों फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो ये टॉर्क कितना हो गया? 0। यानी फॉर्मूला वैसे भी दिख रहा है ना आपको, एक एक फोर्स का पोस्टमार्टम किया है आपने, नेट टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो फर्स्ट यूनिट में ट्रिक बताई थी कि पी और ई अलाइन हो जाते हैं टॉर्क की वजह से, तो गौर से देखो, एक्चुअली टॉर्क यहां लगा था बढ़िया से, मैक्सिमम यहां लगा था, इस टॉर्क की वजह से कॉइल घूम गई है। टॉर्क यहां लग रहा था कॉइल में, और उस टॉर्क की वजह से कॉइल की एम और बी अलाइन हो गए। ये देखो यहां एम और बी अलाइन हो गए हैं कि नहीं हो गए? एम वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, एम और बी अलाइन हो गए हैं, चेक कर लीजिए। और यहां एम वेक्टर अंदर था और बी वेक्टर इधर था, यहां अच्छा खासा टॉर्क था। अच्छा, यहां पे टॉर्क मैक्सिमम कब होता था? जब पी और ई के बीच में एंगल 90 था, पी ई साइन 90। यहां एम और बी के बीच का एंगल 90 है, यहां मैक्सिमम टॉर्क आएगा, आप देखेंगे। तो चलिए, हाँ, तो अब आगे बढ़ता हूं। बहुत सी सारी चीजें कैच हो गई कि ये चाह रहा है ऐसे घुमाना। देखो जैसे ये जिस तरीके से घूमेंगी, देखो मेरा ये मैं अंदर धक्का लगा रहा हूं, ये बाहर ऐसे, तो एम वेक्टर बी के साथ अलाइन हो जाएगा कि नहीं? सोचो, लो ये एम वेक्टर है जो इस समय तिरछा है, ठीक है। अब ये ऐसे घूमना चाह रही है, ऐसे आते ही एम वेक्टर बी वेक्टर के साथ अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके की टॉर्क की कोशिश होगी हमेशा। हालांकि मैंने अब क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया है, तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी होशियार हो चुके हो। फिलहाल आप टॉर्क निकालें। फाइनली टॉर्क देखो, नेट फोर्स तो 0, लेकिन ठीक है, ये दोनों लुट गए, बर्बाद हो गए, लाइन ऑफ एक्शन सेम था, तो नेट टॉर्क में कंट्रीब्यूशन 0 था। लेकिन ये दोनों तो टॉर्क दे रहे हैं ना, ये दोनों का पेयर तो टॉर्क जनरेट कर रहे हैं ना। लाइन ऑफ एक्शन इनकी इस समय तो इस फिगर में तो सेम नहीं है ना इस फिगर में सेम होगी। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इस पर फोर्स अंदर जाएगी, नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर भसड़ हो जाएगी, क्रॉस लिख देता हूं, क्रॉस, और ये डॉट, ये F3 और ये F4, F3 अंदर और F4 बाहर। बताना F3, मैंने इसमें इस बार ये वाला एरो नहीं बनाया, केवल क्रॉस बना के काम खत्म कर दिया F3 का। और ये F4 आ रहा है नहीं आ रहा? बताना क्या F3 F4 का लाइन ऑफ एक्शन एक है इस फिगर में? क्या इस वाले फिगर में F3 और F4 का लाइन ऑफ एक्शन एक जैसा है क्या? ठीक नहीं है, और बोलो बेटा नहीं है। तो इसमें तो टॉर्क पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, चलिए, तो टॉर्क आता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, ध्यान है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स कल लिख चुका हूं, इसलिए इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, मुंह से बोल देता हूं। टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यदि आप केवल फॉर्मूले को इतना याद करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिजिक्स यहीं से कमजोर हो जाती है। आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, ये जो टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो मुझे F3 और F4 का किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इनका नहीं लेना, क्योंकि इनका नहीं योगदान टॉर्क में। F3 F4 में से मैंने कोई सा भी ले लूंगा, रहेगा ILB, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। समझ गए क्या लिखा मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स वाला पार्ट है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, साइन 91 हो चुका, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्स। इन दोनों फोर्स की लाइंस ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जो कि B नहीं है। अब B तो बेटा यहां था, बताओ F3 F4 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थी, कितनी थी? B। अब ये कम हो चुकी है। ये चीज थोड़ा फील करना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, सीरियसली मुझे पता है कि ये चीज फील करना। बताना यहां इन दोनों के बीच की लाइंस ऑफ एक्शन, एक लाइन अंदर देखो मेरी, ये दो चौक है, एक चौक अंदर और एक बाहर, इन दोनों चौक के बीच की लाइंस ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस B फील आ रही है, B। लेकिन हाँ बेटा, जय मैं आ रहा हूं बेटा समझाने के लिए, मैंने खुद बोल दिया। इस वाले में बेटा एक फोर्स अंदर और एक बाहर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, एक ही लाइन में आ गए। तो F3 और F4 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आप इसको प्लेन में नहीं महसूस कर पा रहे, वो प्लेन परफेक्टली मैच नहीं कर पा रहे, लेकिन टेंशन मत लो, गारंटी मेरी है, समझा के ही रहूंगा। यहां मुझे लिखना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो ये कॉलम अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो,
चलिए समझाता हूं, ये फिगर मिटा देता हूं मैं, इसका काम हो गया है ना। वैसे एक काम करता हूं, रुको, फिगर मिटा नहीं रहा हूं, क्या पता जरूरत पड़ जाए। यहां लेता हूं मैं इस वाले फिगर को, केवल 1 मिनट, एसआर जो फिगर है ना, 1 मिनट, सब लोग देखेंगे ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये वाई और ये जेड। मैं केवल एसआर वायर को प्रोब करके फिगर बना रहा हूं। ये ना एसआर वायर, एक एक चीज ध्यान देंगे हम सब। यही है ना एसआर वायर, बताइए एसआर वायर किस प्लेन में, एसआर वायर किस प्लेन में, मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा हूं। एसआर वायर तो एक्सजेड प्लेन में पड़ा हुआ है और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना के पड़ा हुआ है, करंट ऐसे जा रही है। क्या ये क्रॉप जो मैंने किया समझ में आया, ये जो क्रॉप किया समझ में आया, ठीक। अब बताना, ये मैंने अभी एक बात बताई थी कि ये F1 जो फोर्स है ना, ये पूरे P से लेके Q तक है। ये जो F1 फोर्स है वो केवल इस पॉइंट पे नहीं है, P से लेके Q तक है। तो वैसे ही ये जो F3 फोर्स है वो इस वायर पर है, इस वायर पे मतलब P से लेके S पर हर जगह, P पर भी और S पर भी और P से S के सारे पॉइंटों पर भी। तो बताना S पर भी है ना ये फोर्स, S पर भी ये फोर्स है, तो ये वाली फोर्स का एरो S पे भी दिखा रहा हूं। ये कौन सी है बेटा, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। पॉइंट S पर जो फोर्स थी, देखना मैंने ठीक बना दिया, F3, F3 इधर ही तो है ना, F3, ये देखिए एक एक लाइन बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आई या नहीं आई। F3 इधर ही तो है ना, एग्जैक्ट भाई। F3 किधर थी, इनवर्ड, इनवर्ड यानी नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर, तो F3 का एरो नेगेटिव जेड एक्सिस पे बना दिया। F3 S पर भी लग रही होगी। ऐसी F4, मतलब ये F4, ये वाली F4 इधर लग रही है ना, किस वायर पे, QR पे। एक्चुअली Q से लेके R तक हर पॉइंट पर कितने भी आउटवर्ड एरो बना दो, आउटवर्ड। अब फिलहाल R की बारी है, तो R पे भी लग रहा होगा ना फोर्स, R पे, तो किधर बनाओ ये एरो, ऐसे देखना, ये वाला एरो सही बनाया मैंने, F4। ये फिगर थोड़ा साफ सुथरा हो चुका है, जल्दी बताइए ये समझ में आया कि नहीं। F4 आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की। हाँ बेटा F2 भी लग रही होगी, हरेंद्र लग रही होगी। अब इस स्टाइल से क्यों मार दिया, हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क में F1 और F2 का प्रयोग नहीं करना, टॉर्क F1 F2 टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है। ये जो पॉइंट P है उस पे F1 भी लग रही होगी, F2 भी लग रही, वो ये भी लग रही होगी, लेकिन टॉर्क में बार बार बोल रहा हूं, हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं और टॉर्क में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों फोर्सों का है, इनका नहीं है। F4 किधर है, F4 ऐसे करके एरो बनना है, ऐसे मतलब आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैंने F4 जेड के पैरेलल बनाया। तो ये फिगर पहले फील कर लीजिए। मुझे एक्चुअली हम कहां अटक गए, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। अब आपको इस फिगर में साफ सुथरा क्या दिखा कि F3 और F4 की लाइंस ऑफ एक्शन दिख गई, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी कुछ बच्चे फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बेटा, 1 मिनट, ये फील करिए, ये पहले तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं आई होगी फील, ऐसे फील आएगा ही नहीं। यहां से लेके यहां तक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माधव को तो फील आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, नहीं समझे ना, जो लोग नहीं समझे उनके लिए एक और इलाज है मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा, मैं बिल्कुल दिमाग में ठूस के मानूंगा। इस टॉपिक की कोई एनिमेशन नहीं मिली बेटा मुझे, जय कोई एनिमेशन नहीं मिली। मुझसे अच्छा शायद तारीफ कर लो अपनी, मुझे जो मैंने देखी वो मुझसे अच्छी नहीं थी, मैं वही एनिमेशन भेजता हूं जो मुझसे अच्छी होती है, ठीक है। उल्टा आप पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ कर दो। क्या ये बताइए जय, ये बात समझ में आई नहीं आई। मेरे पास अभी एक हथियार और है, चीख चीख के कहोगे कि हाँ हाँ हाँ, आप चीख चीख के कहोगे, यदि थोड़ा सा भी बुद्धि हुई तो।
चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं यार, जगह नहीं बच रही मेरे पास, एक काम करूं, इतना तो मिटा देता हूं, इतने का काम तो हो गया ना। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, सपोज करो ये डिब्बा है आपके सामने, एक कैमरे में ऐसे रखा हुआ है, कैमरे में यदि मैं मोबाइल इसे छेड़े बिना, मैं बिल्कुल स्टैचू बन जाऊं, स्टैचू, मोबाइल का कैमरा कोई ऊपर ले आए, कोई ये मोबाइल मोबाइल ऐसे कर, इस समय ऐसे रखा हुआ है मोबाइल, यदि मोबाइल ऐसे ले आए तो आपको फिगर क्या दिखेगा? सपोज करो मैं स्टैचू हो गया हूं और कैमरे को यूं ले आए हैं, तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा ना, आपको फिर ये वाली सीन नए सिरे से आपको अलग तरीके से दिखने लग जाएगा। तो देखिए अब मैं ना कैमरा यूं करके जो है ना, कैमरा दूसरे तरीके से रख रहा हूं, रिज्वाइन करनी है। चलिए मैं अब एक बार कैमरा व्यू चेंज कर रहा हूं, सपोज करो मैं व्यू चेंज कर दूं, कैमरा ऊपर ले जाऊं, तो फिर आपको एक्स एक्सिस ऐसे दिखेगी, मतलब आपको एक्स वाई जेड। इमेजिन करो कैमरा व्यू चेंज कर दिया मैंने, बताइए मैं इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, वायर किस प्लेन में है? एक्स जेड, तो मुझे एक्स जेड प्लेन में वायर बनाना पड़ेगा, ये रहा वायर, ठीक है, ये एस पॉइंट है जहां, और ये आर पॉइंट है, ये एस आर वायर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यानी ये वाला एंगल थीटा है। देखना बेटा, नई घोड़ी नई चाल, ठीक है, क्या मतलब वही एक्स वाई जेड एक अलग कैमरा व्यू से, इससे थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, बिलीव मी। अब बताइए F3 और F4 का काम और कर दूं, F3 किधर है? F3 किधर है? नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर, तो F3 नहीं F3, हाँ F3 जो पॉइंट एस पर लग रही है, F3 पॉइंट एस पर लग रही है और नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर है, तो इधर लगानी है मुझे F3, देखना F3 सही लगाई मैंने। F4 पॉइंट आर पे लग रही है और जेड के पैरेलल लग रही है, पॉजिटिव जेड के पैरेलल, पॉइंट आर पे पॉजिटिव जेड के पैरेलल, ये है नया कैमरा व्यू, सिर्फ कैमरा व्यू है, ये चेंज हुआ है, प्लीज बिलीव मी, ये कैमरा व्यू चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं। अब आपको अच्छे से फील आएगा कि F3 और F4 के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये है, ये है, ये जो F3 और F4 दोनों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि देखो लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F4 की लाइन ऑफ एक्शन को मैंने कंटिन्यू ड्रॉ कर दिया, F3 की भी ड्रॉ ही है एक तरीके से, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जो एक ऐसी लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, या जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन, उनके बीच की डिस्टेंस किसे बोलते हो? जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो अब बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो बुद्धि लगाओ, एस आर की लेंथ बी है, तो एस आर की लेंथ भले ही बी हो, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये बी कॉस थीटा है। कंपोनेंट वाले तरीके से देख लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, कॉस थीटा। बताओ, यदि मान लो आपको नहीं समझ में आया ये कितनी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया मान लो, ठीक है। अब आप यहाँ बताओ, यदि मैं इस, ठीक है, इसका नाम दे दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मार दिया, इसका सिंबल मार दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो पता ना इस ट्रायंगल में कॉस थीटा खेलोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा खेलोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस बी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस थीटा हुई नहीं हुई? तो थैंक गॉड फाइनली ये समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि मुझे थोड़ी सी खुशी इस बात की कि ये डिस्टेंस कई लोगों ने कल ही बता दी थी, कई लोगों ने कल ही बता दी थी, उनका आईक्यू लेवल को मेरा सलाम है बेटा, ठीक है। बाकी सब मैं 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, इसमें यही मेहनत थी और कुछ नहीं था। टॉपिक खतरनाक नहीं है, अब पता है बहुत यूजफुल टॉपिक है ये, डेली लाइफ में जितनी भी मोटर बनती है, वो मोटर में क्या होता है, अंदर आर्मेचर घूमता है कि नहीं घूमता, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अंदर आर्मेचर घूमता है, इसी टॉपिक, यही सिद्धांत है कि अंदर एक कॉइल है, उसमें जैसे हम करंट गुजरेंगे वो घूमने लग जाएगी टॉर्क की वजह से। दुनिया की सारी मोटर इसी सिद्धांत पे काम करती है, समझ रहे हो कि नहीं? दुनिया की सारी मोटर इसी सिद्धांत पे कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क। चलिए हो गया काम। अब फिलहाल मैं ये चीजें मिटा देता हूं, जिन्होंने हमारा साथ दिया थैंक यू बोलते हैं नहीं इन फिगर्स को।
अब आ जाइए, तो बताइए ये रहा टॉर्क, फिर से फॉर्मूला बोलू, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, देखो कैसे अरेंज करूंगा मैं। आई ये रहा, एल और बी को बगल में ले लेता हूं, क्योंकि एल और बी की एक जोड़ी बन जाएगी ना एरिया की, एल इंटू बी एरिया बन जाएगा, तो एल और बी पास में ले लिया, बी ये ले लिया और कॉस थीटा, यही है ना, गिन लो 1 2 3 4 5 टर्म में, आई ए एल बी बी कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं एरिया, आई ए बी कॉस थीटा। यदि कॉइल में और सारे नंबर ऑफ टर्न हुए तो फिर ये क्या हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, एन आई ए बी कॉस थीटा। पहले तो इस फॉर्मूले को रट लीजिए, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, खूब सारे एमसीक्यू आपका वेट कर रहे हैं। आप देखिए, यदि आपको टॉर्क को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा, मोटर में टॉर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अच्छा टॉर्क मिले, नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, एक अच्छी करंट डालनी पड़ेगी, एक अच्छा एरिया होना चाहिए, एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और थीटा कम से कम होना चाहिए, थीटा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि थीटा जितना कम होगा कॉस उतना मैक्सिमम आएगा, यदि आपको अपनी मोटर को मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करवाना है। हालांकि जब वो घूमने लग जाती है तो फिर थीटा तो पल पल पे चेंज होगा, तो इन चीजों को तो आप कांस्टेंट रख सकते हो ना भाई, नंबर जब वो घूम रही होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया भी फिक्स हो जाएगा, थीटा तो चेंज होता रहेगा। ये हो गया टॉर्क। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बारीकी से पढ़ रहे हैं, जो कल से बारीकी से पढ़ रहे हैं, उन्हें लगेगा उनके साथ थोड़ा धोखा हो गया, सर आप तो कह रहे थे टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस बी आएगा, सर आप तो कह रहे थे जैसे वहां फॉर्मूला पी क्रॉस ई है वैसे यहां फॉर्मूला एम क्रॉस बी आएगा। ऐसे तो कुछ अंधे से भी नहीं दिख रहे, आसपास भी नहीं भटक रहे फॉर्मूला, एम क्रॉस बी, एम बी साइन, यहां तो कॉस आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ अभिषेक, यार ये तो धोखा हो गया बच्चों के संग। कोई धोखा नहीं हुआ, टेंशन मत लो। हाँ निकुंज थोड़ा आगे सोच रहा है, बिल्कुल ठीक, ऐसे आप सोच के बोलोगे तो अच्छा लगता है। निकुंज ने बोल दिया सर है ना ये को तो एम कर दोगे आप, चलो एम और बी तो आए, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब चलिए टेंशन मत लो, लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी लेके आ रहा हूं, इसे भी याद रखेंगे, इसे भी। तो चलिए सबसे पहले एन आई ए को, बिल्कुल निकुंज ने सही पहचान लिया, नाई, ध्यान है ना, इसमें आपको किसकी झलक दिख रही है नाई में, एम की। जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उनका मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है, एन आई ए एम, बी की जगह बी, ठीक है, कॉस की जगह कॉस, लेकिन थीटा की जगह में 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि इनकी जोड़ी थीटा प्लस अल्फा 90 होता है। सुनिए थीटा प्लस अल्फा 90 होता है, तो यदि मैं थीटा ना लिख के अल्फा लिखना चाह रहा हूं तो 90 माइनस अल्फा लिख दो, तो थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा। अब आप बताओ कॉस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, तो ये साइन अल्फा। अब आप बताइए एम बी, और ये अल्फा क्या चीज है, एम और बी के बीच का एंगल, देखो एम और बी के बीच का एंगल अल्फा ही तो है बेटा। यदि मैं इसको यू लिख देता, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए को एम, इसको बी, इसको कॉस थीटा लिख देता, तो इसे एम क्रॉस बी तो फिर भी नहीं लिख सकता था ना मैं, क्योंकि एम क्रॉस बी में साइन आता है, और ये थीटा एम और बी के बीच का एंगल नहीं है, ये कुछ अलग होगा, रहा है ये अलग, तो इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, एम बी साइन अल्फा, जिसे वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे यूज कर सकते हो, एम क्रॉस बी, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, आ गया ना, ये है बेटा। तो फाइनली आपको ना फॉर्मूले से, भले ही मैंने डेरिवेशन बताया, एक न्यूमेरिकल की तरह आपने फील किया, एटलीस्ट बेटा अपने मेहनत को बेकार मत समझना कि डेरिवेशन आएगा नहीं, ठीक है नहीं आएगा, लेकिन आपने इससे चीजें तो सीखी, करेक्ट तो सीखी कि कैसे न्यूमेरिकल में अलग अलग प्लेन भी सोचना पड़ सकता है। तो चलिए अब इस रिजल्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। एसएस लेना है, लो बेटा एसएस, सब है बेटा वैसे तो नोट्स में। अब एसएस क्या लेते, वो नीचे का तो मिट गया, और जहां एक वो चीज मिट गई जहां मैंने ये बी कॉस थीटा समझाया था। चलिए तो अब आपको फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला ये भी है, एम क्रॉस भी दिमाग में रखेंगे, न्यूमेरिकल अभी फिलहाल इससे ही कर लेंगे। एक फॉर्मूले में कॉस है, एक में साइन है, एक फॉर्मूले में कॉस और एक में साइन है, दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है। ध्यान रखना कॉस की जो फॉर्मेट आएगी उसमें ये वाला एंगल घुसेगा, और साइन वाले फॉर्मूले में ये वाला एंगल घुसेगा, फिर भी एक जैसे आंसर आएंगे,
क्योंकि है तो थीटा और अल्फा क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल, मैं भूल गया 90 वाले टोटल को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं नहीं शायद, 90 जब टोटल होता है तो एक दूसरे के। चलिए अब आ जाइए, पोस्टमार्टम करना क्या है, वैसे तो समझदार हो। यदि मैं आपसे पूछता हूं बताइए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अच्छा मिनिमम कितनी आ सकती है टॉर्क, ओरली, इसे तो ओरली कर सकता हूं ना, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम 0 आ सकती है। अब फील करिए किस एंगल पर, अभी मैंने 2 फिगर जो बनाए थे बताना, चाहे इस वाले को ले लीजिए इस वाले को, जैसे सपोज करो टॉर्क यदि मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, टॉर्क कितना आएगा 0। या फिर सोचो यदि थीटा 90 है तो अल्फा कितना होगा, अल्फा 0 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 90 होता है। तो यदि थीटा आप 90 रख रहे हो तो अल्फा तो 0 हो गया, तो आप अल्फा इसमें रख दीजिए, जब आप अल्फा इसमें यानी 0 रखोगे तो भी टॉर्क 0 आएगा, ये मिनिमम टॉर्क है। अच्छा ये पोजीशन एक बार बताता हूं, जो मैं कल से फिगर बना रहा हूं, 2 फिगर बनाए थे और तीसरा तो जनरल फिगर बनाया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वाला फिगर है, देखिए ये वाला फिगर था टॉर्क 0 वाला, था कि नहीं बताना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी, थी कि नहीं थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, बताइए मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में कितना एंगल बनना है, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल में कितना बनना है, रट के नहीं बोलना, समझ के बोलना है, फिगर देख के बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में 90 बनना है, वही एंगल का नाम 90 है, थीटा। और यदि मैं इसमें एम वेक्टर खींचू, जय तेरी नहीं समझ में आया तो 0 बोलता रहे, ये तू अपने नंबर बोल रहा है, इतनी मेहनत लग रही है तुमको, जरा भी नहीं आता कुछ भी टाइप करने में कि सर बोल क्या रहे हैं, बताइए। अब इसमें एम वेक्टर ड्रॉ करूं, एम करंट ऐसे थी ना, एम वेक्टर ऐसी तो ड्रॉ होगा, एम वेक्टर और एन कैप दोनों शब्द मिलेंगे, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो बताइए एम और बी के बीच का एंगल कितना है, एम और बी के बीच का एंगल कितना है 0, और एम और बी के बीच के एंगल को आपने अल्फा पुकारा है या थीटा पुकारा है, एम और बी के बीच के एंगल को कल से आप थीटा पुकार रहे हो या अल्फा पुकार रहे हो, अल्फा, तो अल्फा 0 है, और अल्फा 0 रखोगे, अल्फा पता है तो अल्फा 0 रखोगे तो टॉर्क 0 आएगा। और ये बात मैं आपको पता है, ये तो फॉर्मूला बता रहा है कि टॉर्क 0 है, मैं पहले बता चुका था कि इस पर फोर्स इधर थी, इस पे फोर्स इधर थी, और इस पे फोर्स इधर थी और इस पे फोर्स इधर थी, या तो मैंने फोर्स के एरो से बता दिया था कि इसमें कोई टॉर्क वॉर्क नहीं आने वाला, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस थी जिन्होंने घुमाने का कांड किया था, वो उनका भी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो ये वो जो पोजीशन है, इसमें टॉर्क 0 और फोर्स तो 0 सभी ओरिएंटेशन में, फोर्स तो परमानेंटली 0 है रिगार्डलेस ऑफ एनी ओरिएंटेशन, बस यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद है, जब टॉर्क भी 0 हो, फोर्स भी 0 हो, टॉर्क भी 0 हो, फोर्स भी 0 हो, तो वो इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। दूसरा फिगर, एक्चुअली अब जो मैं दूसरा बना रहा हूं कल से वो पहला था, क्या था, कॉइल ऐसे रखी हुई थी, कॉइल ऐसे रखी हुई थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे था। तो बताइए, धीमे धीमे बोलूंगा, इस फिगर में नई घोड़ी नहीं चल, नए सिरे से रिफ्रेश करते हैं, प्लेन ऑफ कॉइल को घूर के देखो कहां रखी हुई है, प्लेन ऑफ कॉइल एक्स वाई प्लेन में, प्लेन ऑफ कॉइल, इस वर्ड को पहचानिए, दोस्ती करिए, और मैग्नेटिक फील्ड को देख लीजिए, तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, जी हाँ नहीं है, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है 0, तो इस एंगल को हमने थीटा पुकारा है या अल्फा पुकारा है, इसको थीटा पुकारा है, तो थीटा तो है 0, तो यदि मैं टॉर्क का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे थीटा पता चला है, तो मैं थीटा NIAB कॉस लगाऊंगा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस 0 1 मैक्सिमम, टॉर्क आ रहा है NIAB मैक्सिमम, बड़ी मम्मी है ना, मैक्सिमम, नहीं मैं थीटा नहीं, मैं अल्फा के सिनारियो को लेके चल रहा हूं। चलिए बताइए, करंट ऐसे थी, इस भाई साहब का एम वेक्टर का है, एम वेक्टर का है, इस वाले प्लेन का इनवर्ड, एम वेक्टर किधर है, इनवर्ड क्रॉस, ये एम वेक्टर है। अब बताइए एम वेक्टर
और बी वेक्टर के बीच का एंगल वो 90 है, और एम और बी के बीच के एंगल को क्या पुकार रहे हो आप? एम और बी के बीच के एंगल को अल्फा पुकार रहे हो। अब तुमको अल्फा पता चल गया 90 है कि सर अल्फा 90 डिग्री है, तो जिसने ये फॉर्मूला तो वो ये वाला यूज करेगा ना, वो ये यूज करेगा एम बी। ठीक है, तो इससे भी बेटा टॉर्क मैक्सिमम ही आएगा। समझ गए ना? और दिमाग में चला दो क्या क्या लिखूंगा, एम बी साइन 90 साइन 91। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है ये मैक्सिमम टॉर्क की है, मैक्सिमम टॉर्क की है ये वाली। इसका एक स्पेशल नाम और है, स्पेशल नाम है जब कॉइल का प्लेन, देखो या तो एक मिनट, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। सिर्फ इस सिचुएशन में इस शब्द से भी दोस्ती कर लीजिए, रेडियल फील्ड बोलते हैं इसको। एक्चुअली रेडियल फील्ड जैसे सवाल में आएगा कि थीटा 60 डिग्री बनना है, टॉर्क निकालो, निकाल दोगे। एल्फा 30 डिग्री बनना है, टॉर्क निकालो, लगा दोगे। कभी कभी वो एंगल नहीं देगा, ये वर्ड बोल देगा कि द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड इज इन रेडियल सिचुएशन। तो थीटा समझ जाना मैक्सिमम, मतलब इस तरीके से रखिए कि मैक्सिमम टॉर्क है। रेडियल फील्ड का मतलब मैक्सिमम टॉर्क है। ये वर्ड आया कहां से? एक्चुअली बताता हूं ये वर्ड कैसे चलन में आ गया। रेडियल, रेडियल वर्ड का मतलब तो ये होता है रेडियस के अलोंग। सच्ची में रेडियल वर्ड का मतलब होता है रेडियस के अलोंग। ये शब्द आया कहां से? एक्चुअली भले ही ये फॉर्मूला मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल को लेकर डिराइव किया है। किसको लेके? रेक्टेंगुलर कॉइल को लेकर डिराइव किया ये फॉर्मूला। बट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वली वैलिड फॉर कॉइल ऑफ एनी शेप। कॉइल किसी भी शेप की हो, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स डालिए, उसकी करंट डालिए, उसका एरिया डालिए, उसका मैग्नेटिक फील्ड डालिए। किस मैग्नेटिक फील्ड में पढ़िए, सॉरी। अब होता क्या है, देखिए बेटा, जैसे ये मैंने कॉइल, ये है करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, होता क्या है, अब जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल या कोई भी इरेगुलर शेप लेते हो यहां से, तो बताना, अब दूसरी फिजिक्स समझाता हूं। इनमें आपस में भी इंटरनल फोर्सेस होंगी, इंटरनल। ये इसको बताना, दो पैरेलल वायर है कि नहीं? ये दो पैरेलल वायर है या नहीं? और इन दो पैरेलल वायर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, और अपोजिट डायरेक्शन के वायर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको। ये आपस की इंटरनल फोर्स है। तो ये कॉइल के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और ये ऐसे, यदि वायर ज्यादा रिजिड नहीं हुए, वायर सॉफ्ट हुए, तो ये कॉइल ऐसा रूप ले लेगी। ये कॉइल ऐसा रूप ले लेगी, सोचो क्यों ले लेगी? ये हमने रखी रेक्टेंगुलर थी, रूप ऐसा ले लेगी। यदि कॉइल इरेगुलर शेप की हुई तो भी वो ये रूप ले लेगी। छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे को, देखो ये हिस्सा इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, छोटे छोटे हिस्से रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इस पोजीशन में आ जाती है। दुनिया नहीं, लेकिन यदि आपने वायर ही रिजिडली ले रखा है, किसी फ्रेम पे बांध रखा है, तब नहीं होगा। अब क्या होता है, तो ये फॉर्मूला किसी भी कॉइल के लिए शेप है, और फाइनली यदि शेप इजीली एडजस्टेबल हुई तो वो सर्कुलर बन जाती है। अब सुनिए, यही फिगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल की बजाय सर्कुलर कॉइल रख दो, ये रही सर्कुलर कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। सवाल तो ऐसे भी आ सकता है। अब आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल में कितना एंगल बनना है? बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल में कितना एंगल बनना है? 0। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल में 0। तो बेटा थीटा 0 बनना है, टॉर्क कैसा आएगा? मैक्सिमम। तो जब कोई कॉइल मैक्सिमम टॉर्क में पड़ी होती है, तो उसका पक्का जो रेडियस होगी, रेडियस तो आप ऐसे 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 ड्रॉ कर ही सकते हो, लेकिन उसकी एक रेडियस पक्का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जरूर मिलेगी। यानी ये जो, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रहा, पक्का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के अलोंग पक्का मिलेगा। रेडियस है कि नहीं? रेडियस के अलोंग होते हुए जा रहा है कि नहीं? इसलिए इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया है। अच्छा सुनिए, कॉइल ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। सवाल नए सिरे से, ये भी थीटा 0 है या नहीं? थीटा 0, थीटा 0 है। फील करिए, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। तो बेटा इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग तो जा ही रहा है, देखो रेडियस के थ्रू होते हुए जा रहा है, नहीं जा रहा? तो इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैक्सिमम टॉर्क। इसमें बाकी कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? एक ये भी बता दिया बातें बातों में, ये फॉर्मूला किसी भी शेप की कॉइल के लिए एक्टिवेट रहेगा। हाँ, ये भी रेडियल फील्ड है, मैक्सिमम टॉर्क है ये। चलिए एक दो सवाल कराता हूं तो और बुद्धि में घुसेगा। एक दो सवाल कराऊंगा टॉर्क के, तो वो बुद्धि में और घुसेगा।
पेज नंबर 169 और इसमें है आसान सवाल है, क्वेश्चन है 4.9, एक्सरसाइज का 4.9 देखते हैं। वो कह रहा है एक स्क्वायर कॉइल है, ठीक है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, क्योंकि मेरा सवाल बड़ा हुआ है तो स्क्वायर कॉइल साइड 10 सेंटीमीटर, तो हैंड टू हैंड एरिया बता दो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो दिमाग में कर सकते हो ना, फिर उसको कन्वर्ट कर लो 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर, 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस कॉइल का एरिया इतना हुआ, स्क्वायर थी कॉइल, तो एक साइड 10 है तो सारी साइड 10 होंगी। नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, 20 नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, 12 एम्पियर करंट ले दिए। द कॉइल इज, अब धीमे धीमे सुनेंगे, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली। अच्छा, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ये वर्टिकल पड़ी हुई है। हाँ बेटा निकुंज, ठीक। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, आगे शब्द सुनेंगे, एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। जो कॉइल का नॉर्मल है ना, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.8 टेस्ला, और टॉर्क निकालना है। अब ये जो लाइन है ना, उसे 2-3 बार पढ़िए कि उसने 30 डिग्री एंगल बनाया है, तो आप सोच के बताइए ये किस किस के बीच का एंगल है। तो ये जो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, यहां पे ये थीटा दिया हुआ है। ये अपनी बात बताइए, ये अल्फा दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है? ये अभिषेक कह रहा है थीटा, माधव कह रहा है अल्फा, जय कह रहा है, अरे देखो जय, यही बात मैं कह रहा हूं, ये 30 डिग्री क्या दे रखा है। अब मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। अब अच्छा, लाइन रिपीट करूं, इससे साबित हो रहा है एनसीईआरटी नहीं है। लाइन ये है, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, सुन लो धीमे धीमे, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, जो कॉइल पे नॉर्मल डाला है, द नॉर्मल टू कॉइल, द नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताइए, हाँ जी कन्हैया ठीक, दीक्षा ठीक, मुझे बस ये टाइप कर दिए, नीरज विनय चौधरी बिल्कुल ठीक, अभिषेक ये क्या लिखा है, सुमित और अभिषेक गड़बड़ हो गए, दीपक शर्मा गड़बड़ हो गया, निकुंज ठीक, निकुंज ठीक, जय पाठक ठीक, मनीष गौरव ठीक। बेटा ये थीटा नहीं है अल्फा, एक बार सब सोचिए दोबारा, यही गड़बड़ हो गई नहीं हो गई, सारी मेहनत बेकार कर दी बेटा जिन्होंने थीटा बोला। यार रुकिए, मैं यहाँ रुक रहा हूं बेटा, रिकॉर्डिंग पॉज लगाइए, टॉर्क फॉर्मूला। अब तो टॉर्क, अब आप खुद सिचुएशन सोचिए, टॉर्क बराबर NIAB, साइन लगाना है, NIAB कॉस लगाना है, ओबियसली NIAB साइन। अच्छा कॉस से भी कर सकते हो, क्योंकि एक मिनट कैसे कर दोगे, जब अल्फा 30 डिग्री है सो देयरफॉर थीटा 60 डिग्री होगा। पता हमें दोनों एंगल हो जाते हैं, पता हमें दोनों एंगल चल जाते हैं एक एंगल से ही, लेकिन सवाल के समय इतना तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये जो लैंग्वेज है वो थीटा की है या अल्फा की है। तो अल्फा 30 डिग्री था, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला चुन लो, सॉल्यूशन आंसर, चाहे कॉस वाला लेना है तो थीटा वर्ड यूज करना है। फिलहाल NIAB मान लो मैंने साइन अल्फा ये यूज किया, तो n दे रखा है IAB, इसमें मैं आपकी क्या मदद करूं, पीछे से आंसर चेक कर लेना। मोस्टली बच्चे 0.96 यूनिट के साथ, माधव ने बताया न्यूटन मीटर। हाँ तेरा पॉइंट गड़बड़ हो गया, लेकिन माधव तेरे पॉइंट में कुछ गड़बड़ है, यूनिट टॉर्क की न्यूटन मीटर होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद करो। टॉर्क का फॉर्मूला पहले सस्ता वाला पकड़ लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा सॉरी बेटा, मैं पढ़ नहीं पाया होगा, ये दिमाग जैसे मेरी इधर नजर चली गई, तुम्हारा मैसेज इधर आ गया, तो उस समय नजर नहीं पड़ी होगी, दिल मत दुखाया करो अपना, ये कोई। चलिए एक और सवाल करते हैं। अच्छा मैं इसमें एक सवाल ये जोड़ दूं, एक सवाल मैं इसमें लैंग्वेज जोड़ दूं, सुनेंगे सब लोग, कि ये कॉइल 0.96 न्यूटन मीटर टॉर्क महसूस कर रही है ना। देखना क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या मसाला डाल सकते हैं तो क्वेश्चन कठिन नहीं हो जाता। मैंने कहा कि मुझे इसमें कितना काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा कि ये घूमे नहीं, मैंने ये लैंग्वेज और ऐड कर दी, मुझे इसमें कितना काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा जिससे कि ये कॉइल घूमे नहीं, सिर्फ इतना लैंग्वेज ऐड कर दी।
इतना ही लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट बस। भैया इस टॉर्क की वजह से कॉइल घूमने लग जाएगी। हाँ अक्षर बिल्कुल, इस टॉर्क की वजह से कॉइल घूमने लग जाएगी। आपको बस यही टॉर्क उसके, जैसे यदि कॉइल क्लॉकवाइज घूम रही है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा इतनी वैल्यू का। तो ये मैंने काउंटर टॉर्क वर्ड से दोस्ती करा दी। तो अब आप बताइए, अगला सवाल पढ़िए और करिए। क्वेश्चन नंबर 4.13, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। 13 4. आई डोंट नो क्या दिक्कत आई। एक सर्कुलर कॉइल है, 30 टर्न है। कौन सा क्वेश्चन है? 4.13। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 30 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स 30 एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा हैंड टू हैंड मीटर कर देता हूं, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इससे एरिया निकाल लेंगे हम, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें एरिया चाहिए आपको। और ये फॉर्मूला किसी भी कॉइल की पे भी एक्टिवेट कर सकते हो आप। अब आगे बढ़ते, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट दे रखी है 6 एम्पियर, ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली। क्या बेटा ओनली रेडियस क्या हो गया सुमित? सर ओनली रेडियस, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। जल्दी से बता, अब हो जाएगा? अब हो जाएगा? ओके बेटा, चलो तो फिर दिक्कत। अच्छा इसका बी पार्ट भी पढ़ लेते हैं। बी पार्ट वो ये कह रहे हैं, वुड योर आंसर चेंज? क्या आपका आंसर चेंज होगा इफ द सर्कुलर कॉइल, जो ए में है, ये ए क्वेश्चन है, ये जो सर्कुलर कॉइल दी है उसकी बजाय हम कोई और प्लेनर कॉइल रख दे, कोई और इररेगुलर शेप की, लेकिन उसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन वही हो, वही नंबर ऑफ टर्न्स हो, वही करंट हो, एरिया भी उसका वही हो, है ना? तो आंसर फिर क्यों चेंज होगा? जब वही नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, सब कुछ वही होगा, तो शेप पर ये फॉर्मूला नहीं डिपेंड करता। चलिए एक और सवाल करते हैं। वैसे मैं होमवर्क बता देता हूं आपको, होमवर्क बता देता हूं, तीसरी मीटिंग आने की जरूरत नहीं है। देखिए केवल 27वां और 28वां क्वेश्चन छोड़ के, 27वां और 28वां सारे सॉल्व एग्जाम्पल करिए और पूरी एक्सरसाइज करिए। फिलहाल जो करंट टॉपिक चल रहा है टॉर्क वाला, उसको ले तो 25वां सवाल और उठा सकते हैं। अभी मैंने आपको बोल दिया ना, केवल अब इसमें एक गैल्वेनोमीटर टॉपिक रह गया है। कल से वो भी चालू, 2 दिन का है बेटा, वो 2-2.5 दिन का है वो, ठीक है। शीट से बता दूंगा अभी जब शीट बोलूंगा तो। हाँ तो शीट से गैल्वेनोमीटर नहीं करने बस। हाँ अब रोज 6 बजे है बेटा, रोज रो के 6, रोज 6 बजे है। अरे कल डिस्कस किया था बच्चों के कुछ के स्कूल खुल रहे हैं, मतलब वैसे नकली वाले स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है। और फिर यार मुझे थोड़ा सा, हाँ अब आ जाइए, मैं क्या करूं? बच्चे चुल कर रहे हैं बेटा, मैं क्या करूं? मेरे को थोड़ी नहीं चुल रही है, मुझे भी नींद प्यारी है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20। और टाउनशिप वालों को तो बोलने का हक नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मैं 5 से 6 पढ़ा रहा था। सोचो जब ऑफलाइन चल रहा था तो तुम तो 5 से 6 पढ़ रहे थे, तो तुम्हें तो बोलने का ही हक नहीं है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 1 घंटा गनीमत हो रही है। हाँ चलिए, a circular coil of 20 turn and radius 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखना 10⁻⁻2 मीटर। हैंड टू हैंड किया करो। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कुलर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.1 टेस्ला है। आप सुनिए, एक शब्द पढ़ लीजिए, 20 सेंटीमीटर है ना, अरे नंबर ऑफ, एक कंजड़े हरेंद्र 20 सेंटीमीटर है, हाँ 10 है, ये मान सकता हूं। चलो 10⁻⁻1 0.1 लिख देता हूं सर, 0.1 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड भी 0.1 टेस्ला है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, एक वर्ड बार बार पढ़िए, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न। देखना मैं 2 चॉइस दे रहा हूं, कौन सा फिगर सही है? एक सर्कुलर कॉइल 20 टर्न, रेडियस दिखाना, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। ऐसे करके फिगर बनना चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से, या ऐसे बनना चाहिए? 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन टिक करना है या दूसरा? लो 50-50। लैंग्वेज को पढ़िए और बताइए, तभी तो सवाल कर पाओगे। पहला फिगर बनेगा या दूसरा? दीक्षा कह रही है दूसरा, निकुंज अभिषेक पहला, आयुष्मान शर्मा कह रहा है दूसरा। आयुष्मान कह रहा है सर सुबह 6 बजे पढ़ाओगे तो ऐसी आंसर दूंगा मैं। राम गोपाल भी कह रहा है दूसरा। क्यों नीलांबिका, ऐसा क्यों लग रहा है दूसरा? पता है इन सवालों में कुछ नहीं है, बस यही चीज है जो आप अभी तक कंफ्यूज हो। पढ़िए इस लाइन को बार बार, पेल के पढ़िए,
जब पेल के पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा पेला, इसका ऑप्शन है पेला। तो पेल के पढ़िए तभी तो पता चलेगा। देखिए ये वाला फिगर बनेगा, क्योंकि गौर से पढ़िए उसने वर्ड क्या बोला है। उसने बोला है द सर्कुलर कॉइल ऑफ फलाना टर्न है ढिकाना रेडियस इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। आगे लैंग्वेज देखेंगे, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल है। लैंग्वेज वर्ड पढ़िए, ये नॉर्मल वर्ड का मतलब ये नहीं कि हर बार एंड कह पाएगा। उसने बोला है मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के नॉर्मल है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के। हाँ यहां क्रॉस की बजाय डॉट बना सकते थे, ये चलता, लेकिन ये फिगर नहीं है, ये वाला नहीं है। उसने बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है। और सोचो यदि आप इसकी वजह इस फिगर को चुनते हो तो आपकी तो बॉनी खराब होगी। ये क्या सवाल का आंसर ठीक आने वाला है फिर। और आप समझ चुके हो कि इस एंगल की कितना बड़ा रोल है। चलिए ये वाला फिगर है। अब बाकी सारी चीजें तो है ही ना। और क्या दे रखा है, करंट भी दे रखी है। करंट दे रखी है 5 एम्पियर। तो धीमे धीमे वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल। जल्दी बताइए, पैरा टॉर्क NIAB। मान लो मेरी इच्छा कॉस लगाने की है, तो बताइए कॉस के अंदर कौन सा एंगल आएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी नाजुक बच्चे हो, इसमें थीटा कितना है, थीटा कितना है इस फिगर में 90, क्योंकि प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अच्छा अल्फा ढूंढना भी आसान होता है, पता ना। इसमें यदि मैं करंट ऐसे दे दूं, करंट तो M वेक्टर अंदर चला जाएगा, क्रॉस M वेक्टर चला जाएगा ना। करंट ऐसे देती, क्योंकि M वेक्टर की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, फ्रंट पे साउथ बनना है, पीछे नॉर्थ। कृति समझ में आ रहा है, ठीक। अल्फा है 0 डिग्री, तो यानी या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर दोनों से सेम आएंगे। तो NIAB cos 90, टॉर्क आ गया 0। दूसरा क्वेश्चन है टोटल फोर्स ऑन द कॉइल। जल्दी बताओ, टोटल फोर्स 0 आएगी। फोर्स तो वैसे भी 0 रहती है ना। चलिए उसके बाद आता है लास्ट C, यानी ये तो कोई सवाल टॉर्क और फोर्स के हिसाब से कुछ बचेगी। लास्ट सवाल है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा सुनिए यार, ये करंट फरेंट तो हो गया। अब इसमें एक मिनट किसी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। मैं यदि मेरा अलग कलर दिख जाए तो देखना, ये करंट का एरो है, करंट ऐसे जा रही है, लेकिन इसके अंदर यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे भाग रहे होंगे, VD वेलोसिटी से भाग रहे होंगे कि नहीं। और एरो को खासकर गौर से देखो, क्योंकि करंट ऐसे जा रही होगी, इस पॉइंट पे करंट ऐसे गुजरी तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा गुजरे होंगे। अब आप बताओ, सिर्फ अर्जुन बन जाओ और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो महसूस करेगा ही करेगा। उसी फोर्स को वो पूछ रहा है, समझ में आया। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंस जो फोर्स है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, QVB sin थीटा। अब हर थीटा वो नहीं होता जो मैंने थीटा समझा दिया। अब ये थीटा किस किस के, अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है। अब क्या कह रहे हो भाई, मारो मुझे मारो, अभी थीटा कुछ और था। सर ये क्या कह रहे हो सर, थीटा के संग तो कॉस आता है ना सर, थीटा के संग जबरदस्ती खिचड़ी पका रहे होंगे। फिर तो वही कर रहे हैं, E=mc² है ना, और C² होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से A² + B²। तो C² की जगह रख देते हैं A² + B²। सही है ना। और B रेक्टेंगुलर कॉइल की एक लेंथ थी, उसको घुसेड़ देते हैं उसमें। चलिए QVB, इसमें इसलिए मैं कहता हूं वेक्टर फॉर्म भी याद होनी चाहिए। QV क्रॉस B, V और B के बीच का एंगल, तो V और B के बीच का एंगल चाहिए, V और B के बीच का एंगल। यार इसकी वेक्टर फॉर्म याद, तभी मैं कहता हूं वेक्टर फॉर्म ज्यादा असरदार होती है, कंफ्यूजन नहीं होते V और B के बीच में। तो बताइए V और B के बीच का एंगल कितना है। V और B के बीच का एंगल 90 है, तो ये भाई साहब 90 sin 91 होता है। अब बताइए हमें ये फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ही होता है। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, VD वेलोसिटी से। किस मैग्नेटिक फील्ड में, B से। E हमारे पास है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.6 10 - 19। किस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, 0.1। अब रह गया VD। VD कैसे निकालेंगे,
सर बीडी निकालना क्या, किसी से मांग लेंगे, भाई साहब एक बीडी देना, इसमें क्या निकालना, भाई साहब एक बीडी देना, ऐसे निकालेंगे ना बीड़ी, या सर मैं तो खुद निकाल लेता हूँ, और रिज्वाइन करना है जल्दी जल्दी, कितनी बची है, ये नहीं हो पाएगा, चलो इस सवाल के लिए रिज्वाइन कर लो, पक्का इस सवाल के लिए रिज्वाइन कर लो। इसमें चेतन कुछ कहना चाह रहा है, बोल, नहीं नहीं बोल बोल बोल, अरे बिल्कुल, देखो अभी बिल्कुल सबूतों के साथ, मैं गलत नहीं हूं, ऐसे हैं हमारे बीच में कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर फोर्स जीरो रख दीजिए क्योंकि फोर्स जीरो है, सही है, फोर्स तो जीरो ही है इस सवाल में, तो भाई मारो मुझे। ये फोर्स किस पर है, ये फोर्स किस पर है, पूरी कॉइल पर, ये फोर्स पूरी कॉइल पर जीरो है। और अब हम किस फोर्स पे काम कर रहे हैं, केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी है। जय कह रहा है कौन है लोग, तू भी इन्हीं लोग में आता है, होशियार मत बन जय, तू कौन नहीं है। चलिए अब बात आता है बीडी कैसे निकालें, तो बेटा बीडी निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो करंट सीन को जो मैच कर रहा है, करंट सीन से जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है आई बराबर एन ई ए वीडी। तो वीडी 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 क्या आएगा, यहां से आई अपॉन एन ई ए। तो मैं यार वीडी की वैल्यू रख रहा हूं, एफ बी इक्वल टू ई की जगह ई, वीडी की जगह आई अपॉन एन ई ए बी। तो ई से ई कट गया, ये हो गया करंट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताइए ए कैसे निकालोगे, इसमें ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे, एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, भाई रेडियस बोलो बोलो, निकुंज कह रहा, अच्छा अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं ए कैसे निकालोगे, रेडियस पता ना, पाई आर स्क्वायर कर देना, है ना, पाई आर स्क्वायर करके कैसे पता करनी है, क्या कह रहे हैं अक्षत, हाँ ठीक, अक्षत बिल्कुल ठीक, निकुंज ठीक बिल्कुल। अच्छा आप कन्हैया कह रहे निकालेंगे तो सही, बात कुछ लोचा लग रहा है, नहीं कुछ लोचा लग रहा है, लोचा है क्योंकि ये साबित करता है कि अब देखो एरिया वर्ड आ गया तो तुम्हारे दिमाग के अंदर अंगारे पड़ रहे हैं कि रेडियस दे रखा है, एरिया निकाल दो। अरे इस रेडियस से ये वाला एरिया निकलेगा, लेकिन इस आई बराबर एन ई वीडी जो फॉर्मूला होता है ना, तो कौन सा वाला एरिया होता है इसमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यदि मैं इसको जूम कर दूं वायर को, तो ये जो एरिया होता है वो होता है, और वो एरिया दे रखा है सवाल में, यानी आगे और पढ़ना पड़ेगा सवाल। यही तो धोखा हो गया आपके साथ, इसलिए फिजिक्स इतनी बारीकी से पढ़नी पड़ती है, कब कहां कौन सा एरिया लेना है। जब टॉर्क का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो कौन सा एरिया है, और जब ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं तब कौन सा एरिया है, ये समझ गए नहीं समझ गए। टॉर्क के एरिया में पूरी कॉइल का एरिया चाहिए, और इस आई बराबर एन ई वीडी में वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। यदि ये वायर है तो ये वाला एरिया चाहिए या ये वाला एरिया चाहिए, और वो दे रखा है आगे। अच्छा एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, देख इस बार कृति भी फंसा ली मैंने, है न ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये नंबर डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी होती है, ये स्मॉल एन है, दिस इज नंबर। जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। वो सवाल अब आगे पढ़िए, हो गया धोखा हो गए हैं मास्टर, गंदा है बस, चलिए कोई नहीं। तो आगे बढ़ोगे, जो कॉपर वायर का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें नंबर डेंसिटी और एरिया दे रखा है, और वैल्यू ऐसी है कि फटाक से आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा मीम बनाएगा, बिल्कुल बना दियो, अच्छी बात है, भेजना मुझे, ठीक है। चलिए तो आपको फंसना नहीं चाहिए ना, आयुष्मान कह रहा है मेरे मुंह से निकल गई, बढ़िया एसएससी है। चलिए अभिषेक चार क्या कह रहा है, मेरा वाला कैसे लगा बताइयो, भेज दोबारा, शायद पढ़ नहीं पाया मैं ना। यू कैन लीव द, मतलब मेरी तरफ से आज की कहानी